नेक्स्ट जो थे मिलर और यूरे 1953 में इन्होंने अर्थ की प्रिमिटिव कंडीशन को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश किया अपने एक्सपेरिमेंट में, कि जो प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन थी जिसको कहा जाता है कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर के मतलब होते हैं जिसमें हाइड्रोजन की अधिकता थी, हाइड्रोजन अधिक मात्रा में थी, इलेक्ट्रॉन्स अधिक थे और ऑक्सीजन कम थी। और तब तक अर्थ पर ओजोन लेयर भी नहीं बनी हुई थी, और ओजोन लेयर नहीं थी तो सनलाइट जो आती थी उसी से एनर्जी डिराइव होती थी, और ये जो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो इस व्यू को लेते हुए इस एक्सपेरिमेंट को मिलर और यूरे ने डिजाइन किया, और वाटर के ऊपर इन्होंने इन गैसेस को रखा। यह वाटर है, यहाँ पर हीट का सोर्स है, और इसमें ओशन का सीन क्रिएट करने की कोशिश किया इन लोगों ने, और इसके हीटिंग से वाइपर का फॉर्मेशन हुआ। आप जानते हैं कि अर्थ भी प्रिमिटिव कंडीशन में एक मोल्टेन मास था रॉक का, और धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, तो जो वाटर था वो वाइपर के फॉर्म में ऊपर जा रहा था। तो ये वाइपर जो है ऊपर की तरफ इस एक्सपेरिमेंट में शो किया गया, और ये गैस चैम्बर है। इस गैस चैम्बर में इन्होंने गैसेस को फिलअप किया, और ये गैस को फिलअप करने के लिए यहाँ वैक्यूम पंप लगा है। वैक्यूम से पहले इसको खाली कर लिया गया था, फिर गैस की सप्लाई दी गई इसको, और यहाँ पर 2 आउटलेट्स भी बनाए गए कि सैंपल को टेस्ट किया जाएगा, उसकी एनालिसिस की जाएगी। जब एक गैस चैम्बर में आया तो ये गैस चैम्बर जो है अपने अंदर कंटेन कर रहा था मीथेन गैस, CH4, अमोनिया, NH3, वाटर वेपर, H2O। आप जानते हैं कि पानी की कई अवस्थाएं हैं, तो उस अवस्था में वेपर भी एक अवस्था है, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन। और यहाँ पर इस गैस चैम्बर के बाद एक कंडेंसर लगाया गया। इस कंडेंसर में कूल वाटर इधर से जाता था, और वो पाइप जो बीच में पड़ी हुई थी उसको ठंडी करती थी, कूल करती थी, और कूल करने से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने के बाद इन गैसेज ने जो प्रोडक्ट बनाए वो कंडेंस होके फिर यहाँ पर अकुमुलेट हो रहे थे। तो वो जो प्रोडक्ट बने थे वो प्रोडक्ट थे, ये जो कंडेंस लिक्विड हुई ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे, और उसमें स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, और वो अपने अंदर अमीनो एसिड्स को भी कंटेन कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आई कि अमीनो एसिड्स का भी इनसे फॉर्मेशन हुआ। तो 2-3 रिजल्ट इससे निकले। पहला कि मेनी साइकिल्स रिपीट की गई विद इन वीक, और मेनी साइकिल्स रिपीट करने के बाद विद इन वीक 15% ऑफ मीथेन गैस, उसका जो कार्बन था वो कन्वर्ट हो गया सिंपल कार्बन कंपाउंड्स में। और वो सिंपल कार्बन कंपाउंड्स कौन से थे? फॉर्मल्डिहाइड था और हाइड्रोजन साइनाइड था, और कुछ और भी मिल गए होंगे। ये 2 मुख्य थे, और ये दोनों फिर कंबाइन करके फॉर्मल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड इन्होंने बनाया फॉर्मिक एसिड, और दूसरी चीज जो बनी वो यूरिया बनी, और अमीनो एसिड्स बनी। और उन अमीनो एसिड्स में ग्लाइसिन और एलेनिन थी। आप ये भी जानते हैं कि प्रोटीन का फॉर्मेशन अमीनो एसिड्स के द्वारा होता है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि ये जो यूरिया बन रही थी या फॉर्मिक एसिड बन रही थी, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और बन रहे थे, और अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो एक बड़ी डिस्कवरी थी, और उसको हम लाइफ की ओरिजिन की तरफ और बढ़ने लगे कि कैसे और ये हुई होगी। और सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स मिलर और यूरे के बाद फिर रिपीट किए गए, और उस सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स में बाद में ये एक 30 डिफरेंट कंपाउंड्स पाए गए, और वो आइडेंटिफाई हुए हाइड्रोजन साइनाइड के रूप में। और ये हाइड्रोजन साइनाइड जो है प्रोड्यूस किया एडेनिन को। आप जानते हैं एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस है, और ये नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो यही से न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन का वे जो है बढ़ने लगा, कि ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ होगा। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए क्या करते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेट ऑफ प्रॉपर्टीज में से एक है। ये इंफॉर्मेशंस को, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जाते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपनी एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। और इसमें जो अदर साइंटिस्ट ने जो फंक्शन किया उसमें इनको बहुत सी और अमीनो एसिड्स मिली, और बहुत सी अमीनो एसिड्स मिल गई, मतलब ये कि प्रोटीन बनने का जो वे था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। प्रोटीन बनने लगी, अमीनो एसिड्स बन गई, तो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए, तो एनर्जी मिलने लगी। पहले तो फर्मेंटेशन से मिली, फिर फर्मेंटेशन के बाद ऑटोट्रॉफ्स डेवलप हुए, जो एबायोटिक कंपोनेंट से वो अपनी जरूरत की चीजें बनाने लगे, और एनर्जी का प्रोडक्शन होने लगा। तो ग्लाइकोलिसिस बढ़ी, क्रेब्स साइकिल हुई, फिर उसके बाद इवोल्यूशन होता गया, और चीजें इवॉल्व करती चली गई। तो डीएनए और आरएनए ये 2 चीजें जो हैं ये इंफॉर्मेशन को बढ़ाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को। और ये बहुत से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो थे वो फिर कंस्ट्रेन किए गए एक बबल में। वो बबल किस चीज का बना? वो बबल प्रोटीन का बना या लिपिड का बना? ये जो मिलर का और यूरे का एक्सपेरिमेंट था उसमें और इन सब चीजों के साथ साथ पिगमेंट्स को भी काफी प्रोडक्शन देखा गया, फैट्स का भी प्रोडक्शन देखा गया, कार्बोहाइड्रेट्स का भी प्रोडक्शन देखा गया। तो ये सारी चीजें जो हैं लाइफ के लिए जरूरी थी। पिगमेंट्स बना,
तो फोटोसिंथेसिस होने लगी। फैट बनी तो आप जानते हैं कि सेल की मेम्ब्रेन जो बनती है वो लिपिड की बनी होती है। तो इस तरह से लाइफ की ओरिजिन को ट्रेस करने में हेल्प मिला। तो ये सारी चीज़ें फिर कंस्ट्रेंट की गई एक लिमिटेड फिजिकल स्पेस में, और वो बबल जो प्रोटीन और लिपिड का बना था वो परहैप्स कन्वर्ट हुआ सेल की मेम्ब्रेन में, और सेल की मेम्ब्रेन जब बन गई तो ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हो गई, क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो यहीं से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का वे आता है। और मिलर और यूरे का जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो फुल्ली करेक्ट नहीं था, उसमें बहुत सारी कमियां थीं, लेकिन फिर भी साइंटिफिक जगत ने उसको मान्यता दिया। लेकिन अभी भी लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई ये फुल्ली ट्रेस नहीं हो पाया।